एक गांव में रतन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी का और अपना भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता रोते हुए बोली, हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो सुनीता, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात दूसरों के खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक ना एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। आप कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर के भोजन तो मिल सके। ठीक है सुनीता, मैं आज दूसरे काम की तलाश करता हूँ। रतन कई दिन तक गांव में भटकता रहा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर रतन गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया थोड़ा सा भला व्यक्ति था। रतन, मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है? मुझे तुम्हारे ही जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए भाई। समझ लो कि तुम्हारे अब बुरे दिन खत्म हुए। आज से तुम मेरे भट्ठों में काम करोगे, ठीक है? एक दिन रतन काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। रतन ने जगन के भोजनालय का काफी नाम सुन रखा था। रतन जगन के ढाबे पर पहुंच गया। भैया, जल्दी से गर्मा गर्म अरहर की दाल देसी घी की रोटियों के साथ लगा दो और थोड़े से चावल भी लगा देना। बहुत जोरों की भूख लगी है भैया। अरे, दाल में तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और साथ में देसी घी की रोटियां भी हैं। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में रतन सारी प्लेट साफ कर गया और कालू से बोला, अब कितने पैसे हुए भैया? आपने अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खाए हैं। कुल मिलाकर आपके पैसे हुए 1000 रुपए। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, खाने के पैसे मांग रहा हूँ। अरे ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतना महंगा तो खाना शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मैं तो समझ रहा था कि इस ढाबे में खाना और ढाबे की तरह मिलता होगा। और वैसे भी दाल रोटी चावल की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी। हर ढाबे पर तो यही रेट चल रहा है। तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानते भी हो ये ढाबा किसी अरे गरे का नहीं है, जगन भाई का है, जगन भाई का। अरे जगन भाई के ढाबे का खाना खाने तो विधायक से लेकर मंत्री तक आते रहते। और जब तुम्हारी इस ढाबे में आने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठा करके चले आए। सीधी तरह से 1000 रुपए दे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 1000 रुपए तो मैं 10 दिन में भी नहीं कमा पाता, तो तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा? कालू अपने मालिक जगन को आवाज देते हुए बोला, जगन भाई, इस व्यक्ति ने पेट भर के भोजन किया लेकिन यह पैसे नहीं दे रहा। जगन क्रोधित होकर रतन के पास आकर बोला, क्यों रे? जब जेब में पैसे नहीं थे तो फिर खाने के लिए यहाँ क्यों आ गया? यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता, पैसों का मिलता है। चल पैसे निकाल। मुझे क्या पता था कि आपके ढाबे का खाना इतना महंगा मिलता है। मैं तो इस ढाबे को भी और ढाबों की तरह समझ रहा था। तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। तुम्हें यहाँ आने से पहले मेरे बारे में लोगों से पूछ लेना चाहिए था। अब सीधी तरह से अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल कर काउंटर पर रख दे, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। आप ये 100 रुपए रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे यहाँ मैं लोन बांटने के लिए नहीं बैठा। इतना कहकर जगन ने रतन को जोरदार धक्का दे दिया। ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे भिखारियों की इज्जत तो होनी भी नहीं चाहिए, समझा? क्या बात है जगन भाई, मैं तो तुम्हारे ढाबे का खाना खाने के लिए आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इस आदमी ने पेट भरकर खाना खाया, पैसे देने के नाम पर बोल रहा है कि इसकी जेब में पैसे नहीं है। ऐसे आदमियों से बात नहीं की जाती जगन भाई, इन्हें पीटा जाता है। देखते क्या हो, मारो इसको।
जगन और कालू रतन को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। उन दोनों ने रतन के कपड़े भी फाड़ दिए और उसे धक्के देकर अपने ढाबे से बाहर निकाल दिया। शुक्र मना कि तुझे मैंने अपने ढाबे के गंदे बर्तन साफ नहीं करवाए, क्योंकि तेरे जैसे भिखारी के हाथ मेरे ढाबे के गंदे बर्तनों से भी ज्यादा गंदे हैं। इसलिए पीट कर तुझे छोड़ रहा हूँ। आज के बाद कभी मेरे ढाबे के आसपास नजर भी मत आना। चल निकल यहाँ से। ये तुमने बहुत बढ़िया किया जगन भाई, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इतना कहकर बुढ़वा भी 2-3 हाथ रतन पर चढ़ दिए। रतन वहाँ से रोता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पर जाकर रतन की हालत देखकर उसकी पत्नी सुनीता बहुत भावुक हो गई। आपको क्या जरूरत थी उस ढाबे पर खाना खाने की? मुझे क्या पता था कि उनके ढाबे का खाना इतना महंगा होगा। जगन और बिलवा ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया सुनीता। वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे सत्यानाश उन गाँव वालों का जो आपको मार खाते हुए देख रहे थे। उनमें से किसी से भी इतना नहीं हुआ कि आपको पिटने से बचा लेते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शिकायत मुखिया से जरूर करूंगी। तुम सही कहती हो सुनीता, मैं बिलवा और जगन को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन रतन अपनी पत्नी सुनीता के साथ मुखिया के घर पर चला गया और सारी घटना मुखिया को बता दी। सुनीता, इसमें दोस्त जगन और बिलवा का नहीं है, इसमें दोस्त तो तुम्हारे पति रतन का है। सारा गांव जानता है कि जगन के ढाबे का खाना और ढाबों के खानों से अधिक महंगा है, क्योंकि उसके ढाबे का खाना अच्छा बनता है। जब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे तो इसे क्या जरूरत थी ढाबे पर खाना खाने की? ये क्या मुखिया, आप भी बिलवा और जगन की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ सुनीता, जो सच है उसका साथ दे रहा हूँ। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वो मेरे पति को कुछ समय की मोहलत नहीं दे सकते थे? उन्हें पीटने का अधिकार किसने दिया? हाँ, ये बहुत गलत किया जगन ने, लेकिन तू चिंता मत कर सुनीता, इस बारे में मैं जगन से जरूर बात करूंगा और बिलवा के कान भी खींचूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुखिया कुछ करेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा था सुनीता कि मुखिया बिलवा और जगन के पक्ष में बोल रहा था, लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा सुनीता। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जगन धनवान है और उसके गांव में अच्छी जान पहचान भी है, और आपकी पहचान गांव में सिर्फ एक मजदूर की है। अरे हम दोनों के पास तो खुद की खेती भी नहीं है। हम दोनों तो खुद दूसरों के खेतों पर काम करके अपना पेट पालते हैं। जो भी हो सुनीता, अब मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हो जाऊँ। आज अगर मैं चुप हो गया और मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबों के मुंह पर एक तमाचा होगा। मैं बिलवा और जगन को दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। इतना कहकर रतन क्रोधित होकर घर से निकल गया। इधर मुखिया जगन के ढाबे पर पहुंचकर बोला, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं जगन। किसकी इतनी मजाल जो मेरी शिकायत आपसे करे? कल तुमने रतन को बुरी तरह से पीटा था ना? वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ तुम्हारी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। अरे तो उसने पिटने वाले काम भी किए थे मुखिया जी। आप ही बताइए, मेरे ढाबे पर आकर अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां तो बड़े चाव से खाई, और जब पैसे देने का नंबर आया तो अंगूठा दिखाने लगा। जो भी हो जगन, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। और तुम्हारे ढाबे पर सिर्फ रतन ही नहीं बल्कि और भी न जाने कितने लोग आए दिन पिट कर जाते हैं। तुम्हारा ये दुर्व्यवहार कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर भारी न पड़ जाए। आपके होते हुए मेरे दोस्त जगन पर कोई माई का लाल हाथ लगाने की हिम्मत करेगा मुखिया जी? और फिर मत भूलिए कि जगन का दोस्त मैं भी हूँ। मेरे होते हुए गांव में किसकी हिम्मत जो जगन के खिलाफ आवाज उठा सके? इसी बात का तो डर है बिलवा कि तुम जगन के दोस्त हो। अब ये सब बातें छोड़िए मुखिया जी। मैं आपको अपने ढाबे पर मुफ्त खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप गांव वालों की शिकायत लेकर मेरे ही पास आए। देखो जगन, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ। तुम क्यों नहीं समझते कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है? कहीं किसी दिन किसी ने तुम्हारे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर
फेसबुक पर अपलोड कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। सुनीता रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई थी, मगर रतन अपने घर नहीं आया था। रतन रात में जंगल के एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। काफी देर हो गई है तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए। पिछले 6 घंटे से देख रहा हूँ कि तुम इसी पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठे हुए हो। कौन है आप और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि कौन हो तुम और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब बाद में समझना। तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम बहुत भूखे हो। इतना कहकर उस नौजवान ने एक थाली रतन के सामने रख दी। रतन ने देखा कि उस थाली में सब उसकी ही पसंद के व्यंजन रखे हुए थे। सोचो मत, खाना शुरू कर दो। रतन को सच में वाकई बहुत भूख लगी थी। रतन खाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आ गया। नहीं चाहिए भाई, मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाऊंगा। मुझे अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ये खाना खाऊंगा, तुम मुझसे पैसे मांगोगे और वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। नहीं भाई, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम पहले आराम से खाना खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। खाने के बाद रतन उस व्यक्ति को अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताने लगा। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? मैं जंगल में हूँ। नहीं, तुम जंगल के अंदर उस भूतिया जंगल में हो जिसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाया जाता है, जहाँ पर लोग दिन तक न आने से डरते हैं। भाई, उस व्यक्ति की बात सुनकर रतन के चेहरे पर डर झलकने लगा। अचानक उसे याद आया कि वह गुस्से में इतनी दूर पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ गया था कि उसे अब याद भी नहीं रहा कि वह जंगल के अंदर भूतिया जंगल में पहुँच चुका था। डरो मत, हम कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है। हम साधुओं की संतान हैं। इस जंगल में सिर्फ साधु और उनके परिवार ही रहते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान ईश्वर की तरफ ही होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूँ जहाँ पर हर गरीब सिर्फ 10 रुपए देकर अपना मनपसंद भोजन कर सके और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार न किया जाए। तुम्हारे इरादे के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना इस जंगल में इससे पहले भी कई लोग आए और अपने लालची पने का सबूत देकर मारे गए, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे गरीब की भूख की चिंता है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपना हाथ जैसे ही घुमाया, उसके हाथ में बड़ी सी थाली आ गई। उसने वो थाली रतन को पकड़ा दी। ये जादुई थाली है, याद रखना। इस बारे में सिर्फ तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो और किसी को नहीं। इस थाली के सामने खड़े होकर तुम जिस भोजन का नाम लोगे, वो भोजन स्वयं अपने आप इस थाली में आ जाएगा। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने 10 रुपए से ज्यादा ग्राहकों से वसूले, उस दिन इस थाली का जादू समाप्त हो जाएगा। रतन रात के समय बड़ी सी थाली लेकर अपने घर आ गया। ये क्या है? रतन ने सारी घटना सुनीता को बता दी। मैं तब तक यही समझती थी कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। तुम नहीं, पूरा गांव यही समझता था सुनीता। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ढाबा कहाँ खोलेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी रोटी नहीं है। जो थाली तुम लेकर आए हो, उस थाली में सिर्फ भोजन ही मिलेगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। फिर हम ढाबा अपने ही घर पर खोलेंगे सुनीता। इस तरह से इस थाली का रहस्य सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन रतन ने अपने घर को एक ढाबे में परिवर्तित कर दिया और जिस कमरे में वो लोग सोते थे, उस कमरे में बड़ी सी थाली रख दी। रतन ने उस थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह के व्यंजन के नाम लेने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में पूरा थाली व्यंजनों से भर गया। सुनीता ढाबे पर वह सारे व्यंजन लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर ढाबा कब खुला भाई? आज ही खुला है,
और आप पहले ग्राहक हो। आपके ढाबे में खाने में क्या क्या मिलेगा? हमारे ढाबे में हर तरह के व्यंजन बनेंगे, आपको जो भी व्यंजन पसंद हो। ठीक है भैया, तो मुझे एक प्लेट दाल मखनी और मक्खन के साथ लगी हुई रोटियां लगा दीजिए। रतन ने वह व्यंजन उस व्यक्ति के सामने रख दिया। दाल मखनी खाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। भाई वाह, मजा आ गया। दाल मखनी तो बहुत से ढाबों पर खाई, लेकिन इस ढाबे की तो बात ही कुछ अलग है। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। क्या, सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए। और तुम्हें और तुम्हारे परिवार का जब भी खाने का मन करे चले आना। यहाँ पर 10 रुपए में आपका मनपसंद व्यंजन भोजन पेट भरकर एक थाली के रूप में मिलेगा। और हो सके तो अपने उन गरीब भाइयों को भी यहाँ पर लेकर आना जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। रतन की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश होता हुआ वहाँ से चला गया और उसने सारे गांव में रतन के ढाबे का ढिढोरा पीट दिया। कुछ ही दिनों में रतन के ढाबे पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी। रतन के ढाबे पर अब गरीब ही नहीं बल्कि अब गांव का हर व्यक्ति जाकर भोजन करने लगा। रतन किसी को भी मना नहीं करता था। यह बात बिलवा और जगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस रतन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे ढाबे में तो ताले लग जाएंगे। चिंता मत करो बिलवा, मैं आज ही पता लगाने का प्रयास करता हूँ कि रतन इतना धन लाया कहाँ से। उस दिन के बाद से जगन रतन पर नजर रखने लगा, मगर काफी नजर रखने के बाद भी वह कुछ भी नहीं पता लगा पाया। 15 दिन से उसके पीछे हूँ बिलवा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। चिंता मत कर, अब ये रतन खुद हमें बताएगा। एक दिन रतन किसी काम से जा रहा था कि बिलवा और जगन ने उसे पकड़ लिया। तो तू हमारा ढाबा बंद करवाएगा? जो थाली हम 700 की बेचते हैं तू सिर्फ 10 रुपए में बेचेगा? अरे बिलवा भैया सही बोल रहे हैं। रतन सीधी तरह से बता दे कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस वालों से करूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दो। बिलवा और जगन रतन को बुरी तरीके से पीटने लगे। रतन उन दोनों से शारीरिक रूप से कमजोर था। रतन ने दर्द से कराहते हुए सारी घटना बिलवा और जगन को बता दी। चलो हमें भी उस जादुई थाली के पास ले चल। ये तो बिल्कुल बेवकूफ है जगन। अगर इसके पास जादू की थाली है तो हम दोनों उस जादुई थाली से इतना धन मांगेंगे कि अपना 5 स्टार होटल इस गांव में खोल सकें। रतन बिलवा और जगन को लेकर उसी कमरे में पहुंच गया। बिलवा और जगन उस जादुई थाली से तरह तरह के आभूषण और पैसे मांगने लगे, मगर उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई। बिलवा भाई, लगता है ये थाली केवल भोजन ही देती है। तो फिर देसी घी की पूड़ियाँ मांग कर देखो। तभी वहाँ पर सुनीता आ गई। बिलवा और जगन रतन को धमकी देकर वहाँ से चले गए। रतन ने हमें बेवकूफ बनाया जगन। सही कहते हो बिलवा भाई, लगता है उसने हमें चूना लगा दिया। रतन का ढाबा उसके बाद भी चल रहा था। बिलवा और जगन की आर्थिक स्थिति अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जगन भेष बदल बदल कर रतन पर नजर रखने लगा था और एक दिन उसने रतन को उसी जादुई थाली से भोजन मांगते देख लिया। अरे ये तो वाकई जादुई थाली है। जरूर इस हीर ने उस दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा किया होगा। जगन रतन और सुनीता से नजर बचाकर उस गुप्त कमरे में घुस गया और थाली से रतन की ही तरह भोजन मांगने लगा, मगर उसे जादुई थाली में से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जगन क्रोधित होकर सीधे बिलवा के पास जाकर बोला, बिलवा भाई, रतन उस दिन सही बोल रहा था, वो थाली वाकई जादुई है। मेरी आंखों के सामने रतन ने उस जादुई थाली के सामने तरह तरह के व्यंजन के नाम लिए और उस थाली में वो ताजा ताजा व्यंजन अपने आप आ गए। क्या बकवास कर रहा है तू? उस दिन तो उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर तो मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि वो जादुई थाली सिर्फ रतन की ही बात मानती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उस जादुई थाली में जहर मिला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन वो दोनों भेष बदलकर रतन के ढाबे पर पहुंच गए, मगर तभी गांव का मुखिया पुलिस लेकर आ गया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को।
हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? क्योंकि तुम दोनों रतन के ढाबे के ग्राहकों की प्लेट में जहर मिला रहे थे। मैं तुम दोनों से ही मिलने आ रहा था। मैंने तुम्हारी बातें चुपके से सुन ली थी, नहीं तो आज तुम दोनों अनर्थ कर बैठते। तुमने बहुत अच्छा काम किया मुखिया। मुझे माफ कर दो रतन, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। क्या मुझे तुम्हारे ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं मुखिया जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। आपके लिए तो मैं स्पेशल थाली बनवाऊंगा, मगर सिर्फ 10 रुपए में। रतन के पास आज भी वह जादुई थाली है और आज भी रतन 10 रुपए की ही थाली बेचता है। यह कहानी है भानु और उसके गधे की। भानु एक किसान था जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी जहाँ वह रोज मेहनत कर फसल उगाता था। भानु के पास खेती करने के लिए एक गधा था जिसका नाम था चेतक। चेतक खेत में हल चलाता था। दिन भर की मेहनत के बाद भानु चेतक के पास बैठकर बातें किया करता था। खेत जोतने के बाद खेत के एक तरफ पेड़ की ठंडी छांव में चेतक से बात करते हुए। हाँ भाई दोस्त चेतक, आज का काम तो हो गया। धन्यवाद दोस्त मेरा साथ देने के लिए। धन्यवाद। अब तुम थक गए होगे, आराम कर लो। भानु बहुत ही खुश और संतुष्ट था, लेकिन भानु की खुशी उसके पड़ोसी विक्रम से देखी नहीं जाती थी। विक्रम वैसे तो बहुत अमीर था, उसका खेत भी बड़ा था और उसके पास खेत जोतने के लिए मशीन भी थी, लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि आखिर ये भानु इतनी छोटी सी जमीन पर खेती करके खुश कैसे रहता है। मेरी जमीन इतनी बड़ी है और मेरा अनाज भी ज्यादा हुआ था, फिर भी उन पैसों से मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। शायद ये गधा उसकी खुशी का कारण है। जब देखो गधे से बातें करता रहता है। विक्रम भानु के पास गया। अरे भाई भानु, मुझे एक गधा खरीदना है। लेकिन भाई तुम्हारे पास तो खेत जोतने के लिए मशीन है। वो तो है, लेकिन क्या है कि मशीन से सारा काम नहीं हो रहा, तो सोच रहा हूँ कि एक गधा ही खरीद लूं। तो खरीद लीजिए, मुझे तुम्हारा गधा बहुत पसंद है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। नहीं नहीं भाई, बुरा मत मानिए, पर मुझे मेरा गधा नहीं बेचना है। आप कृपया करके कोई और गधा ढूंढ लीजिए। विक्रम अपने खेत लौट आया और वह सोचने लगा। हो ना हो, उसके गधे में ही कुछ बात है जो भानु इसे बेचना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो इसके गधे को पाकर ही रहूंगा। अगर इसकी जमीन ही नहीं रही तो ये खेती कैसे करेगा और अपना गधा मुझे बेच देगा। उस रात विक्रम ने छुपकर भानु के सारे खेत जला दिए। अगले दिन जब भानु ने अपने खेत देखे तो वह फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब मैं खेती कैसे करूंगा? विक्रम भानु की ऐसी स्थिति देखकर बहुत खुश था। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। देखता हूँ अब अपने प्यारे गधे को ये कैसे नहीं बेचता है। विक्रम नाम है मेरा, विक्रम। कुछ दिन बीत चुके हैं और भानु अपने पास जमा सिक्के गिन रहा है। मेरे पास तो सिर्फ 15 ही चांदी के सिक्के हैं। इससे तो सिर्फ कुछ समय और मेरा घर चल पाएगा। मुझे चेतक को बेच देना चाहिए। उसका नया मालिक उसे भरपेट खाना तो खिला पाएगा। ऐसा सोच भानु चेतक को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। भानु के हाथ में सिक्कों की पोटली थी। कुछ समय चलने के बाद भानु ने सोचा, मेरे पास सिर्फ 15 चांदी के सिक्के हैं। अगर ये भी कोई लूट ले तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बेहतर ये है कि मैं इस पोटली को चेतक के गले में बांध दूं। भानु ने सिक्के की पोटली चेतक के गले में बांध दी। कुछ दूर चलकर भानु एक ढाबे पर रुका। उसने वहाँ कुछ खाने का निर्णय लिया और चेतक को बाहर एक पेड़ से बांध दिया। जब भानु खाना खा रहा था तभी ढाबे का मालिक बाहर आया और वह चेतक की ओर ही देख रहा था। तभी चेतक के गले से एक चांदी का सिक्का गिरा।
ढाबे का मालिक चौंक गया। अरे ये क्या, चांदी का सिक्का देने वाला गधा? तभी एक और सिक्का नीचे गिरा। अब तो ढाबे के मालिक को विश्वास हो गया कि हो न हो ये एक जादुई गधा है। अरे ये जादुई गधा है, शायद इसके बारे में इसके मालिक को नहीं पता। भानु चेतक के पास पहुंचा और चेतक की रस्सी खोलने लगा। तभी ढाबे का मालिक भी वहां आ गया। अब क्या आप ये गधा बेचना चाहते हो? हाँ श्रीमान, बेचना तो है, पर बहुत प्यारा है मुझे ये। मेरा सुख दुख का साथी है, पर मजबूर हूँ। क्या आपको ये खरीदना है? अब हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इस गधे के 1200 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। क्या 1200 चांदी के सिक्के? हाँ हाँ दे दीजिए। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। भानु को गधे के बदले 1200 चांदी के सिक्के मिले। सिक्के लेकर भानु मंडी गया और उसने 4 भैंसें खरीदी। भानु बहुत खुश था। वह भैंसें लेकर गांव लौटा। भानु ने भैंसों का तबेला खोल दिया और दूध का व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे भानु अमीर हो गया और उसका पड़ोसी ईर्ष्या के मारे मरा जा रहा था। भानु का गधा उसके लिए जादुई गधा साबित हुआ। एक समय की बात है। ये कहानी एक दिन शुरू होती है जब एक युवा राजकुमार अपने राज्य के शहरों के बीच यात्रा कर रहा था। उसका नाम विक्रम था और वो अपने राज्य के कोने कोने को जानने समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब विक्रम अपने घूमने के बाद घर वापस लौट रहा था, वो एक गांव के पास से गुजरा। वो इस गांव के सुंदरी और सर्वश्रेष्ठ खाना के बावर्ची को देखकर विचार करने लगा कि यहीं पर उसकी जीवन संगिनी होनी चाहिए। उस बावर्ची का नाम वानी था और वो ना ही सिर्फ अद्वितीय खाना पकाती थी, बल्कि उसकी व्यक्तिगति भी अद्वितीय थी। उसके हाथों का जादू और खाना बनाने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। विक्रम उसकी यही अद्वितीयता से मोहित हो गया। विक्रम ने अपने राजमहल में वानी की तलाश करने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्री से ये पूछा और उन्हें अपने इरादे के बारे में बताया। मंत्री ने सहमति दी और एक मार्ग योजना बनाई जिसके तहत विक्रम वानी को प्रस्तावित करेगा। विक्रम और उसकी साथी मंत्री गांव के पास पहुंचे और वानी के पास गए। विक्रम ने वानी को अपना दिल का इरादा बताया। और अपने साथ अपने राजमहल ले जाने के लिए प्राथमिकता दी। वानी थोड़ी संवादी थी, लेकिन विक्रम के दिल की बात देखकर सहमति देने को तैयार थी। उन्होंने शर्त रखी कि सफल और अनोखा भोजन बनाने के लिए विक्रम को एक परीक्षा देनी होगी। विक्रम ने खुशी खुशी अपने मंत्री के साथ परीक्षा की तैयारी करने लगे। वो रसोई के सबसे अच्छे और स्वादिष्ट पराठे बनाने की कोशिश कर रहे थे। वानी का परीक्षण दिन आया और विक्रम ने उसे एक नए और स्वादिष्ट पराठे के साथ प्रस्तुत किया। वानी ने खाने के बाद मुस्कुराया और विक्रम को अपनी मांग पूरी करने का अधिकार दिया। विक्रम और उसकी मंत्री जीत के साथ राजमहल वापस गए और विक्रम ने बावर्ची को अपनी राजकुमारी बनाने का प्रस्ताव पेश किया। वानी खुशी खुशी स्वीकार कर ली और दोनों ने एक दूसरे के साथ खुशियों भरी जीवन गुजारने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे प्यार में ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के कौशल
और क्षमताओं की सराहना करे और उनके साथ खुश रहने की कोशिश करे। विक्रम और वाणी के बीच का साथ और साथ का भाव हमें सिखाता है कि प्यार में कुछ भी संभव है। एक बार दिलफुर नाम के एक शहर में मौर्यराज नाम का एक लालची राजा रहता था। एक दिन 3 आम लोग राजा के पास आए। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजा जी, हम नगरवासी हैं जो आपकी भूमि दिलफुर से संबंधित हैं। राजा जी, हमारे यहाँ ग्रामीणों के लिए कोई काम और नौकरी नहीं है, इसलिए आमदनी भी नहीं है। हमारे पास खाने के लिए और हमारे परिवारों की देखभाल के लिए भोजन के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी समस्या में कैसे मदद कर सकता हूँ? राजा जी, यदि आप हमें काम प्रदान कर सकते हैं तो हम कड़ी मेहनत करेंगे और साथ ही ये हमें अपने घरों की देखभाल करने में मदद करेगा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? हम खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं राजा जी। राजा को अचानक एक विचार आया। मेरे पास खाली और बेकार पड़ी हुई 100 एकड़ जमीन है। मैं इन किसानों को काम दे सकता हूँ और फसलें उगा सकता हूँ। वो सब पैसा सीधे मेरे पास आएगा और मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। तो ठीक है, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैं आपको एक संदेश भेजूंगा। अब आप जा सकते हैं। मौर्यराज ने अपने संदेशवाहक के साथ ग्रामीणों को एक संदेशा भेजा। सभी गांव वासियों, ध्यान से सुनो। अब से आप में से कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। हमारे राजा के पास 100 एकड़ जमीन है जहां आप सभी काम करेंगे और खेती करेंगे। आपको खेतों की जुताई करनी होगी और एक भरपूर फसल उगानी होगी। ये हमारे राजा का निर्णय है। आपका काम कल से शुरू होगा। सभी गांववासी राजा से बहुत खुश थे और अगले दिन वे सभी उस जमीन पर काम करने के लिए चले गए। ग्रामीणों ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक कड़ी मेहनत की और इस तरह 1 महीना बीत गया। ग्रामीणों को अपनी मजदूरी प्राप्त करने का समय आ गया था और जब उन्होंने इसे प्राप्त किया तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि राजा ने उन्हें कितना कम प्रतिदान दिया है। भोजन के लिए अगले महीने तक भी पर्याप्त पैसा नहीं था। समय बीतता गया और ग्रामीणों को उन थोड़े से पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस बीच एक नया बाजार उस जगह खोला गया था जहां उन्होंने काम किया था। वे जो कुछ भी खेती कर रहे थे वे बाजार में बेचा जा रहा था और ग्रामीणों ने महसूस किया कि यह उचित नहीं था। एक के बाद एक कुछ ग्रामीणों ने राजा के पास जाकर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। सभी ग्रामीण बुरी तरह से परेशान थे और उनमें से एक वीर नाम के गांववासी को एक विचार आया। इन सभी समस्याओं का समाधान ये है कि हम सभी एक साथ मिलकर राजा के सामने अपने हक के लिए खड़े हों। सभी ग्रामीणों ने अपना विश्वास बनाया और एकजुट होकर राजा से बात करने गए। राजा ने ग्रामीणों को देखा और चिंतित हो गया। वह उन सभी का सामना नहीं करना चाहता था और इसका कारण जानकर वह डर गया। अगर ये सभी ग्रामीण मेरे खिलाफ जाते हैं तो मैं अपनी सारी जमीन और समृद्धि खो दूंगा। यदि मैं थोड़ा समाधान कर लूं तो भविष्य में मेरे पास अधिक धन होगा। मैं अपनी जमीन ग्रामीणों के साथ साझा करूंगा। ठीक है गांववासियों, मुझे पता है कि आप सभी यहाँ क्यों आए हैं। अब मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए राजा जी, किसान जिस जमीन पर खेती बाड़ी कर रहा है
उस पर किसान का ही हक होना चाहिए और खेती बाड़ी से जो भी आमदनी किसान को आती है वो आपके साथ आधा बांटेगा। ठीक है, मेरी 100 एकड़ जमीन में आप अपनी खेती की जमीन रख सकते हैं और अपनी कमाई हुई आमदनी में से आपको मुझे हिस्सा देना पड़ेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ताकत है। कई साल पहले की बात है। एक महान से राज्य में कृष्णदेवराया नामक एक शासक रहा करते थे। उनकी माँ बहुत धार्मिक महिला थी। माताजी ने अपने जीवन में कई धार्मिक स्थानों का दर्शन किया और बहुत सारे पूजा पाठ में भी भाग लिया था। महाराज अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। जैसे साल बीतते गए, महाराज की माँ बीमार पड़ गई। महाराज ने राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सकों को बुलाया, परंतु माँ जी की अब उम्र हो चुकी थी। सबसे अच्छी दवाई भी काम नहीं किए और अंत में वह चल बसी। महाराज कृष्णदेवराया अकेला महसूस करने लगे और अपनी माँ को बहुत याद करते थे। जब उनकी माँ बीमार थी तब वह अपने बेटे से आम खाने की मांग करती थी, परंतु आम का बंदोबस्त करने से पहले ही वह चल बसी। महाराज को ये बात और भी ज्यादा चुभने लगी कि वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। आखिरकार समय आ गया था उनको इस संसार से विदा करने का। अंतिम संस्कार करने के लिए जो पुजारी आए थे वे माता जी की आखिरी इच्छा के बारे में जानकर उसका गलत फायदा उठाना चाहने लगे। महाराज, आपकी माता जी की आखिरी इच्छा मीठे आम खाने की थी जो अधूरी रह गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ सुनहरे आम दान में देना होगा। क्योंकि महाराज पहले से निराश थे, उनको लगा कि उन्हें इतना तो करना चाहिए। उनको पुजारियों पर अंधविश्वास था और बात मान ली। राजा ने 10 सुनहरे आमों का प्रबंध किया और पुजारियों को दान में दे दिया। पुजारी बहुत खुश थे कि उनकी दुष्ट योजना काम कर गई। अंतिम संस्कार करके सोने के आम लेकर अपने अपने घर वापस चले गए। हालांकि महाराज के सेवक बुद्धिमान रामदास ने देखा कि क्या हुआ और राजा को दिए गए पुजारियों के तर्क को समझ नहीं पाया। पुजारियों के हाथ में सुनहरे आम कैसे एक मरे हुए इंसान की आत्मा को खुश कर सकता है? उसको पता था कि पुजारियों ने महाराज को बेवकूफ बनाया। रामदास ने उन सबको सबक सिखाना चाहा। कुछ दिनों बाद रामदास ने पुजारियों को अपने घर आमंत्रित किया। वह बोला, मेरी मैया कुछ दिन पहले चल बसी। मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनके अंतिम दिनों में वह चाहती थी कि मैं उसके सिर पर गरम लोहे की छड़ी से मारूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया और फिर वह चल बसी। अब जैसे आप लोगों ने राजा को सुनहरे आम दान में देने का सुझाव दिया, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना? मुझे आप सबको गरम लोहे की छड़ी से मारना पड़ेगा अपनी माँ के लिए। ऐसा कहकर रामदास ने एक गरम गरम लोहे की छड़ी की ओर दिखाया जो उसका नौकर पकड़ा हुआ था। सारे पुजारी भयभीत हो गए।
रामदास के कदमों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगे। रामदास ने सबको वो सुनहरे आम वापस करने को कहा और दया की भीख महाराज से मांगने को बोला। अतः अगले दिन महाराज को सारे सुनहरे आम वापस मिल गए और लालची पुजारियों ने सबक सीखा। एक बार फिर रामदास को उसकी सतर्कता और समझदारी के लिए प्रशंसा मिली। एक शहर में रहता था रामदास सिंह नामक एक आदमी जो एक धनी परिवार का था। अपनी मेहनत और बुद्धि से उसने अपने परिवार की संपत्ति को थोड़े ही समय में दुगना किया और बहुत ही अमीर बन गया। दुर्भाग्य से रामदास की सेहत कमजोर हो गई और अंत में वह चल बसा। मरने से पहले रामदास ने अपने बेटों को वचन दिया था कि उसकी सारी संपत्ति तीनों में बांटी जाएगी। अब बेटे बटाई के समय व्याकुल में पड़ गए क्योंकि उन्हें 17 घोड़ों को आपस में बांटना था। इसकी वजह से अब वे आपस में बहस करने लगे। बहस करते करते महीने बीत गए और एक दिन रामदास की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, तुम सबको शहर के मुंसिफ के पास जाना चाहिए। शायद वे अपनी बुद्धि से तुम लोगों की इस समस्या का हल निकालने में सहायता करेंगे। बेटों ने माँ की बात मानी और मुंसिफ जी के पास चले गए। मुंसिफ जी, हमारे पिताजी ने अपनी संपत्ति हमारे लिए छोड़ी है और बोला है कि हमें निष्पक्ष रूप से इसको आपस में बांटना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना? समस्या क्या है? उस संपत्ति में है 17 घोड़े और पिताजी ने कुछ ऐसा चाहा। आधे घोड़े मेरे हिस्से में, पौना मेरे दूसरे भाई के हिस्से में और पाव आखिरी वाले के लिए। बड़े बेटे ने मुंसिफ जी को अपने पिताजी की इच्छा पत्र दी। कृपया करके आप हमें सही निर्णय बताइए। उसी समय रामदास उस स्थान पर आ पहुंचा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, रामदास के पास हर चीज का हल है। इधर आओ रामदास, अब तुम ही इस समस्या का हल करो। जरूर मुंसिफ जी, क्या मैं इच्छा पत्र को एक बार देख सकता हूँ? गौर से देखने के बाद रामदास ने गार्ड्स को 18 घोड़े के खिलौने लाने को कहा। रामदास, 18 खिलौने क्यों? खैर, तुम जो भी करो, सबको तुम्हारे निर्णय से संतुष्टि मिलनी चाहिए। आप सब चिंता मत करो, ये कोई मसला है ही नहीं। रामदास ने सारे 18 खिलौनों को एक मेज पर रखा। तो इधर है 18 घोड़े, जिसमें से 17 आपके हैं और मानो एक मुंसिफ जी का है। बेटों ने रामदास के साथ हाँ में हाँ मिलाई। तो इन 18 घोड़ों में से आपके पिताजी की इच्छा के अनुसार आधे बड़े बेटे के लिए, तो मैं तुम्हें 9 घोड़े दूंगा। जी हाँ, सही है, धन्यवाद महोदय। अब दूसरे बेटे को पौना मिलना चाहिए, तो मैं उसको 6 घोड़े दे रहा। मैं इससे सहमत हूँ, आपको धन्यवाद। अब अंत में तीसरे बेटे को मिलना है पाव, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 घोड़े। जी महोदय, सही बात है, आपका धन्यवाद। अब अंत में बचा 1 घोड़ा, जो मुंसिफ जी को जाएगा। इच्छा पत्र के अनुसार सब बांटने के बाद मुंसिफ जी ने रामदास की बहुत प्रशंसा की और तीनों बेटे खुशी से, संतुष्टि से अपने घर वापस चले गए। एक समय की बात है, गांव का चौक लोगों से भरा हुआ था। रामू की समोसा पाव भाजी की दुकान यही की गलियों में थी, जिसका नाम था रामू की रसोई। रामू एक आम ग्रामीण था जो अपने मसालेदार समोसे और तीखी पाव भाजी के साथ काम करता था। जीवन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मुस्कान उनके समोसे की तरह कुरकुरी थी और उनकी भावना उनकी चटनी की तरह मसालेदार थी। लेकिन जब एक नया खाद्य ट्रक
उसकी आजीविका को प्रभावित करता है, तो रामू को अपने दुकान को चालू रखने के लिए नवीनता और संघर्ष का एक अनूठा नुस्खा बनाना पड़ता है। रामू ने अपनी बिक्री में गिरावट देखी। निराशा घर कर लेती है, जिससे उनके जुनून की लौ बुझने का खतरा पैदा हो जाता है। लक्ष्मी हमेशा की तरह अपने क्लासिक्स में नए मोड़ जोड़ने का सुझाव देती है, लेकिन डर रामू की रचनात्मकता को बंधक बना लेता है। मानसून की एक दोपहर एक सड़क संगीतकार ने रामू की ठेले में आश्रय मांगा। उसकी कोमल मधुर धुन रामू के गरम समोसे के साथ मिल गई और रामू ने खुद को गुनगुनाते हुए पाया। उसको प्रेरणा मिली। वह अपने भोजन को स्ट्रीट संगीत की आत्मा के साथ मिलाने के लिए दृढ़ थे, जिसके हर हिस्से में शहर की जीवंतता झलकती थी। रामू ने ट्रेंडी चाट शैली से प्रेरणा लेते हुए अपने समोसे में गरम मसाला छिड़ककर, अपनी भाजी में थोड़ा सा पुदीना मिलाकर और रंग का छौंक लगाकर प्रयोग किया। ग्राहक नए आविष्कार की खुशबू और नवीन अवधारणा से आकर्षित हुए। धीरे धीरे रामू के पैन की तड़क भड़क के साथ मेल खाने लगे। रामू की समोसा सिम्फनी की खबर फैल गई। रामू की ठेले ग्राहकों से भरी हुई थी। उसकी मुस्कान पहले से कहीं अधिक उज्जवल थी। उन्होंने सिखाया कि सच्ची सफलता नकल में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को अपनाने और जीवन की रेसिपी में अपने विशेष मसाले जोड़ने में निहित है। फिर एक दिन एक आदमी फैंसी स्वाद लेकर रामू के पास आया। उसकी गाड़ी के सामने खड़ा था। रामू भैया, आपके समोसे में कुछ खास है, लेकिन ऐसा क्या है जिसके लोग इतने दीवाने हो रहे हैं? फैंसी फ्लेवर्स का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने उत्साह से पूछा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इसमें वह मसाला और स्वाद है जो मुंबई को खास बनाती है। मैंने अपने भोजन में वह स्वाद जोड़ा है जो इस शहर को इतना अनोखा बनाता है। फैंसी फ्लेवर्स का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने रामू को आश्चर्य से देखा और कहा, आपने सचमुच एक नई दिशा दी है रामू भैया, ये बहुत अद्भुत। फैंसी फ्लेवर्स का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उसके साथ हंसा और उसके ट्रक की ओर चल दिया और कहा, आओ रामू भैया, हम सब मिलकर इस शहर को और अधिक रंगीन बना देंगे। रामू ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल भाई, इसमें तो जीवन का स्वाद है। इस प्रकार रामू नई और रोमांचक रेसिपी बनाकर अपने समोसे और पाव भाजी में नए और अनोखे स्वाद जोड़ता है और अपने मौजूदा ग्राहकों को एक नई स्वाद यात्रा पर ले जाता है। फैंसी स्वादों का खतरा भी दूर हो गया और रामू ने अपने व्यंजनों में नई ऊर्जा और जुड़ाव जोड़कर अपनी आजीविका को सच्चाई से भर दिया। रामू की कहानी ने सिखाया कि किसी भी कठिनाई को आत्मसमर्थन और समृद्धि में बदलना संभव है और शहर और समूह की शक्ति हमेशा हमारे साथ है। एक लंबे समय पहले एक गांव में सुरेश और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। उनके गीतिका नामक एक सुंदर सी बेटी थी। सुरेश हमेशा सबके सामने बेवजह गर्व से पेश आता था। एक दिन शाम के समय में कीर्तना उनके घर पे वड़ा पाव बनाती है। कीर्तना, तुम्हारे हाथ का ये वड़ा पाव सच में बहुत स्वादिष्ट है। और इतने में उनके घर सुरेश के रिश्तेदार आते हैं। अरे सही समय पे आए हैं, मेरी बीवी अभी अभी गर्मा गर्म वड़ा पाव बना रही है, बहुत स्वादिष्ट है। कीर्तना, जरा मेरे रिश्तेदारों के लिए भी वड़ा पाव बना के ले आना। जी अभी लाई। ये कह के गर्मा गर्म वड़ा पाव बना के वहां लाती है और उनके रिश्तेदारों को परोसती है। उनके रिश्तेदार उसे खाने के बाद कहते हैं, सुरेश, तुमने ठीक कहा,
हम वाकई ही सही समय में आए हैं, वरना इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव हम नहीं खा पाते। मेरी बीवी जब भी वड़ा पाव बनाती है ऐसे ही एकदम स्वादिष्ट वाले ही बनाती है, इसीलिए जितने भी बार बनाती है मैं उन्हें उतने ही प्यार से खाता हूँ। हाँ, बात तो सही है, इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव तो कोई आसानी से नहीं बना सकता। अगर तुम्हारी बीवी ने दुकान लगाया तो लोग खरीद के खाएंगे इन्हें। हाँ नरेश, अगर मैं इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती तो पक्का दुकान लगा देती। अगर मैं अपनी बीवी के साथ एक वड़ा पाव का दुकान शुरू करूंगा तो सभी वही आके खाएंगे और उन्हीं स्वादिष्ट वड़ा पाव के बारे में सारा गांव बात करेगा। ये एक अच्छा सोच है। ऐसे ही उसके रिश्तेदारों के जाने के बाद भी उसी विचार के बारे में सोचते रहता है। तब कीर्तना को नजर आता है कि उसके पति किसी सोच में पड़े हैं। उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ जी, किस चीज के बारे में इतना सोच रहे हैं आप? कीर्तना, तुमने तो सुना है ना कि मेरे रिश्तेदारों ने क्या कहा, हम हमारे घर के सामने ही एक वड़ा पाव का दुकान लगाएंगे। तब मेरे रिश्तेदारों के ही तरह इस गांव के सारे लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके विचार के अनुसार ही हम वड़ा पाव बना के बेचेंगे, लेकिन आपको अब से ऐसे बेवजह गर्व की बातें करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप इसी बात को मानकर अपने बर्ताव को बदलने का वचन देंगे तो ही हम ये व्यापार शुरू करेंगे। हाँ, अब अगर मैं अपनी बीवी की बातों को नहीं मानूंगा तो वो शायद व्यापार शुरू करने के लिए नहीं मानेगी, और मेरे ख्यालों के अनुसार कुछ नहीं होगा। ठीक है कीर्तना, तुम्हारी इच्छा के ही अनुसार मैं अपना बर्ताव बदलूंगा। हम कल से ही वड़ा पाव बना के बेचेंगे। और ऐसे ही वो बाहर जाकर वड़ा पाव की तैयारी के लिए जरूरी सामग्री लेकर आता है। और अगले दिन नरेश उनका दुकान शुरू करके उसकी बीवी को वड़ा पाव बनाने के लिए कहता है। कीर्तना उसके पति के बातों के अनुसार ही वड़ा पाव बनाना शुरू करती है। स्वादिष्ट और गर्मा गर्म वड़ा पाव, आइए बाबू आइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के कारण उस तरफ जाते हुए सारे लोग आकर्षित होकर उसके दुकान आते हैं और वड़ा पाव लेके उन्हें खाने लगते हैं। सुरेश, वड़ा पाव तो बहुत गर्म और स्वादिष्ट है। हाँ, अब तक मैंने इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव कहीं नहीं खाया है। हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है, उसकी तरह तो और कोई नहीं बना सकता है। ऐसे उनको वड़ा पाव देकर उनसे पैसे लेता है। उस रात को जब बैठ के वो आए हुए पैसों की गिनती करने लगते हैं तो कीर्तना कहती है, अरे वाह, पहले ही दिन हमें लाभ आया है जी। निवेश के पैसों से ज्यादा पैसे तो हमने कमाया है। क्या सच में? अगर हमने ऐसे ही इसे बरकरार रखा ना तो जल्द ही हमारा बहुत बड़ा व्यापार बन जाएगा कीर्तना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहले ही दिन उतने पैसे देख पति पत्नी दोनों खुश होते हैं। ऐसे ही वो हर रोज उनके सोच के मुताबिक वड़ा पाव बना के उसे बेचते हैं और कुछ ही दिनों में उनका व्यापार अच्छा चलने लगता है। मेरे सोच के मुताबिक ही हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। किसी और के दुकान में तो इतने लोग ही नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले शुरू करने के बावजूद हमारा व्यापार बाकियों से बहुत बेहतर चल रहा है। और हमेशा की तरह सुरेश वापस बेवजह के गर्व में डूब जाता है और बाकियों को भी वही बातें सुनाते रहता है। उस दिन दुकान को आए एक आदमी को वड़ा पाव लाकर देता है। मैं यहाँ जब भी वड़ा पाव खाता हूँ बहुत स्वादिष्ट होता है, एक भी बार इसका स्वाद नहीं बदला। हाँ, आपने सही कहा, मेरी बीवी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है। नया व्यापार होने के बावजूद बाकियों से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ऐसे ही वहां मौजूद सभी से बात करता है और ऐसे ही बात करते हुए वो उन लोगों से पैसे लेना भूल जाता है। उसके पैसे ना लेने के कारण सभी वहां आके उसकी गर्व की बातें सुनकर पैसे दिए बिना चले जाते थे। कुछ दिन बाद सबको जब सुरेश की कमजोरी का पता लग गया तो वो वड़ा पाव मंगा के उसे खा के पैसे देने के लिए उसके पास जाकर वड़ा पाव के बारे में बात करना शुरू करते थे। सुरेश उनकी बातों में पड़ के गर्व की बातें करता था और उनसे पैसे लेना भूल जाता था
और कुछ देर बाद वो लोग वहां से पैसे दिए बिना चले जाते थे। सुरेश के इस बर्ताव के कारण उनके व्यापार में नुकसान होता है और अचानक उनके सपने टूट जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत निराश होते हैं। कीर्तना, मुझे माफ करो, इस सब का कारण मैं हूँ। मेरे इस झूठे गर्व के कारण ही सबको मेरी कमजोरी का पता लग गया और उन्होंने उसका फायदा उठाया। इसीलिए हमें अब नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसे कह के बहुत दुखी होता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस ये काफी है। अब से हम हमारा व्यापार ढंग से चलाएंगे। ठीक है कीर्तना। और तब से पति पत्नी दोनों उनका वड़ा पाव का व्यापार बहुत अच्छे से चलाते हुए खुश रहते हैं। विष्णुपुर नामक एक गांव में वीरेश और गृहा नामक दो अच्छे दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते उनके दोस्ती के भरोसे पे एक लस्सी का व्यापार शुरू करके उसे चलाते हैं। हर रोज वीरेश और गृहन दोनों साथ में उनके लस्सी के दुकान को जाते थे और आते ही दुकान को साफ करके भगवान की पूजा करके लस्सी बनाना शुरू कर देते थे। इनके लस्सी के तैयारी के लिए हर रोज शाम को लीलावती नामक एक बूढ़ी औरत इन्हें दही देने दुकान आया करती थी। और बेटा, व्यापार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दादी। आपकी इतनी उम्र आने के बाद भी इतना काम करने की क्या जरूरत है दादी? मेरी तो सिर्फ उम्र बढ़ रही है बेटा, शरीर का ताकत तो अब भी जवान है। ऐसे ही दही देने आके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके हंस के चली जाती थी। गृहन और वीरेश को भी उनके बारे में अच्छे विचार थे। एक दिन जब लीलावती हर रोज की तरह दुकान को दही देने आई तो उसने देखा कि वहाँ वीरेश नहीं था। समय देख के, बेटा गृहन, लगता है वीरेश दुकान में नहीं है। जी दादी, नहीं है। क्यों, क्या बात है? इस वीरेश के साथ काम करके क्या ही कमा लोगे तुम? मैं जब भी देखती हूँ सिर्फ तुम सारे काम करते हो और वो वीरेश तो सिर्फ तुम्हें लस्सी के मटके देते रहता है। ज्यादा काम करने वाले को ही ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी। नहीं दादी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे तो वीरेश ने ही लस्सी बनाना सिखाया। उसके काम ना करने का सवाल ही नहीं उठता। आप दुकान आते तो हैं, पर 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रहती है। इसीलिए आप वीरेश के वास्तविकता से अनजान हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चलो अब मैं निकलती हूँ। और जाते वक्त मन ही मन पछताती है कि उसे ये सब गृहन से कहना ही नहीं था। अगले दिन जब दही देने वापस उनके दुकान जाती है तो गृहन के ना होने का मौका देख वीरेश को भी वही बताती है जो पिछले दिन गृहन को बताया था। गृहन उसकी बातों की विश्वास करता है मगर नजरअंदाज कर देता है और यही कहता है कि शायद उसने गृहन को सही तरह से नहीं समझा होगा। लेकिन वीरेश लीलावती के बातों से प्रभावित होकर गृहन पे उसके विचार बदल देता है। अब ये दोनों दो अलग दुकान खोलेंगे और मुझे ज्यादा दही बेचने को मिलेगा। वीरेश लीलावती के कहे बातों को जाके अपनी पत्नी को बताता है। आप कुछ मत सोचिए, मेरी बात सुनकर एक और लस्सी का दुकान खोल दीजिए बस। पर गृहन को क्या बोलूं? यही बोलिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना अलग अलग व्यापार करना बहुत जरूरी है। पत्नी के प्रेरित करने पर वीरेश गृहन को एक नई लस्सी की दुकान खोलने की बात कह देता है और निवेश के पैसे गृहन से वापस ले लेता है। वीरेश के काम में और निर्णय में रुकावट ना बने इसीलिए गृहन उसे कुछ नहीं कह पाता और वीरेश के दूर होने पर बहुत दुख होता है। गृहन को दुखी होते देख उसकी पत्नी, आपको ऐसे दुखी देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी।
आपको अपने मन को ये कह के संभालना होगा कि वीरेश जी की स्थितियों ने शायद उन्हें ऐसे करने पर मजबूर किया होगा। वही तो मुझसे नहीं हो पा रहा। और ऐसे अशांत मन से आप क्या ही व्यापार चलाएंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, हमारे गांव में मेरे चाचा राधे नामक एक लस्सी दुकान चलाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत प्रकार के लस्सी बनते हैं। वहाँ जाके आप भी अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीखिए। आपका ध्यान इस बात से हटेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगा। सही बात है, वही करूँगा। ऐसे गृहन 6 गांव बाद वाले भीष्मा नगर में अपने रिश्तेदार के घर जाता है। अरे बेटा गृहन, कैसे हो तुम? तुम्हारी पत्नी कैसी है और तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है मामा जी। आपकी दुकान के अलग प्रकार के लस्सी आसपास के सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं भी उसे स्वाद करने आया। हाँ, 12 प्रकार के लस्सी है। तुम्हें जो चाहिए वो पी लो बेटा। चलो चलो जाएंगे। और चाचा जी गृहन को उनके लस्सी का दुकान लेके जाते हैं। वहां पे लोगों की भीड़ लगी होती है। टिकट खरीद के लाइन में खड़ा होके इंतजार करने के बाद उन्हें लस्सी मिलती थी। ये सब रूहान को बहुत नया और अलग लगता है। और दुकान के अंदर जाने के बाद वहां पे अलग तरह के लस्सी बनते हुए और बनाने का तरीका देख रूहान भी वहां के कार्मिक के साथ लस्सी मिलाता है। और ऐसे ही जितने भी दिन उस गांव में रहता है, रूहान अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीख लेता है। वापस गांव आने के बाद रूहान उसके दुकान में अलग तरह के लस्सी बनाना शुरू कर देता है। वो उसके दुकान के सामने लस्सी के रंगीले चित्र बनवाता है ताकि ग्रामीणों को पता चले कि रूहान के दुकान में विभिन्न प्रकार के लस्सी मिलते हैं, और उसके नाम भी लिखवाता है। वहां से गुजरते हुए ग्रामीण उसे देख आश्चर्यचकित होके उसे पढ़ते हैं। इंडियन लस्सी, पंजाबी लस्सी, आम की लस्सी, नमकीला लस्सी, मीठा लस्सी, मलाई लस्सी, केले का लस्सी, मसाला लस्सी, केसर की लस्सी, चॉकलेट लस्सी, गुलाब लस्सी। ऐसे नए नाम और रंगीले चित्र देख गांव वाले भी उन नए तरह के लस्सियों को स्वाद करने आते हैं। रूहान, कुछ विशेष बात है? इतने प्रकार के लस्सी, जरा मसाला लस्सी देना। और ऐसे मसाला लस्सी पी लेता है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है रूहान, जरा एक और देना। ऐसे बहुत लोग रूहान के दुकान पे उपलब्ध उन लस्सियों के प्रशंसक बन जाते हैं और रूहान को अच्छा आमदनी भी मिलता है। गांव में लस्सी वाला तो सिर्फ रूहान को ही मानते थे, मगर दूसरी तरफ वीरेश के द्वारा निर्मित लस्सी का दुकान रूहान के अलग तरह के लस्सियों की तुलना में फीकी पड़ गई थी और उसे कोई आमदनी नहीं मिल रहा था। और ऐसे वीरेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो वापस रूहान को जाके पूछता है, क्या हम वापस साथ में व्यापार कर सकते हैं? और रूहान बिना कुछ सोचे पूछे खुशी खुशी हाँ कर देता है। उसी समय लीलावती वहाँ दही देने आती है। ये क्या है रूहान, तुम्हारे दुकान में वीरेश है? जिस व्यापार के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, इसे तो वहाँ होना चाहिए ना। ये दुकान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वीरेश का भी है। तुम्हारे बातों से प्रभावित होके मैंने अपने बचपन के दोस्त को दुख पहुंचाया। अगर अगली बार मुझे पता लगा कि तुम ऐसे काम कर रही हो तो तुम्हारी उम्र की भी इज्जत नहीं करूंगा। वीरेश की बातें सुन के लीलावती डर के मारे वहां से चली जाती है और रूहान वीरेश की बातों पे हंसता है। ऐसे वो बिछड़े हुए दोस्त वापस मिल जाते हैं और खुशी से अपना व्यापार चलाते हैं। एक समय की बात है, गांव की गलियों में जब बातें फैली तो एक नाम जो सभी की जुबान पर होता था वो था कमला। गांव के लोग उसे लालची शहद वाली के नाम से भी जानते थे। कमला गांव में एक पुरानी और अकेली महिला थी जिनकी बुढ़ापे में लालसा बढ़ गई थी और वह बाजार में अपने खुद के शहद का कारोबार करने लगी थी। गांव की चौपड़ में रोज भीड़ लगी रहती थी क्योंकि यहाँ की सड़क गांव की व्यापारी जिंदगी की गति दिखाती थी।
रोजाना यहाँ विभिन्न विक्रेताओं और खरीदारों का आना जाना रहता था। लोग अपने अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश में लगे रहते थे। गांव की यह व्यवस्था एक बड़े बाजार की तरह ही काम करती थी, जहां हर एक विपणन कर्मी ने अपने उत्पादों को बेचने का प्रयास किया करते थे। कमला बाजार में अपनी खुद की शहद की दुकान लगाने लगी। वह जंगलों से शहद खरीदकर बाजार में बेचती थी, लेकिन उसकी खुद की खोज में लालसा इतनी बढ़ गई थी कि उसने खुद की अच्छे शहद की बजाय अन्य खराब वस्तु के साथ मिलाकर बेचने की शुरुआत कर दी। गांव के लोग कमला की शहद की दुकान पर शहद खरीदने आते थे। वह उनके सामने मिले खराब शहद के डिब्बे खोलती और उनसे कहती, देखो यह शहद बहुत पुराना है, गुड़ नहीं है। मैंने इसकी कीमत भी कम कर दी है, आप इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे और उसके बताए दाम पर शहद खरीद लेते थे। कमला बहुत होशियार थी, उसे किसी के बारे में गलत जानकारी देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपने फायदे की चिंता रहती थी। कमला का दिन कुछ इस तरह गुजरता था। वह सुबह सुबह उठकर जंगल में जाती और खराब शहद को अच्छे शहद के साथ मिलाकर डिब्बों में डालती थी। फिर बाजार में आकर उन डिब्बों को बेचने का प्रयास करती थी। गांव के लोग उसकी बातों में आकर उसके खराब शहद को खरीद लेते थे। एक दिन बाजार में विभिन्न विक्रेताओं के बीच बातचीत हो रही थी। कुछ लोग कमला की दुकान के खराब शहद के बारे में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, आखिरकार ये कमला किस तरह से बिना किसी को पता चले अपने खराब शहद को बेच रही है। उसका यह काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। दूसरा व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसकी चालाकियां अब सभी के सामने आ गई है। उसने लोगों की विश्वासघाती की है और उसकी कमाई बढ़ गई है। कमला की दुकान में गांव के अन्य लोग भी आकर शहद खरीदने आते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्हें खराब शहद बेचा जा रहा है। कमला की चालाकियों के कारण वह गांव के लोगों की शहद की मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ खराब शहद ही था। गांव के लोग धीरे धीरे कमला की खराब शहद के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे थे। एक दिन गांव के अन्य व्यापारी ने कमला की दुकान में गुप्त रूप से गया और उसकी खराब शहद की बात जान ली। व्यापारी ने गांव के लोगों को सच्चाई बता दी। गांव के लोग बहुत ही गुस्से से कमला की दुकान पर आए और उससे खराब शहद की बजाय अच्छे शहद की मांग की। कमला ने गांव के लोगों से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह खराब शहद के बजाय असली और अच्छा शहद बेचेगी। गांव के लोगों ने कमला को माफ कर दिया और उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। कमला ने उस पल से सबक सीखा कि लालसा और बड़े बड़े वादों से किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। गांव के लोगों ने भी सीखा कि बड़ी बड़ी बातों के पीछे न जाएं, बल्कि सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गलत एक समय में एक गांव में वीरेंद्रा नामक एक बड़े आदमी रहते थे। वो बूढ़ा आदमी उसके बेटे रोहित, बहू सरला और पोता रोशन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रोहित उसी गांव में खुद के एक व्यापार करता था। उसमें चिकन रोल्स और एग रोल्स बनाकर उन्हें बेचता था और उसके द्वारा आए हुए पैसों से उसके परिवार का देखभाल करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह चिकन रोल्स बना के बेचने लगता है। चिकन रोल, गर्मा गर्म चिकन रोल, स्वादिष्ट चिकन रोल, आइए बाबू आइए, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए आते जाते लोगों को वो पुकारता था। एक दिन उसके पिता उसके दुकान जाते हैं। बेटा रोहित, मुझे बहुत भूख लग रहा है। बहू ने अब तक घर में कुछ बनाया नहीं और मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको इतना भूख लग रहा है तो घर पे खाना चाहिए था। अगर बहू ने कुछ बनाया नहीं तो रुक लेना था, लेकिन ऐसे दुकान आ जाना क्या है? आप क्या समझ रहे थे पापा? आप वहाँ खड़े होकर मेरा समय वृथा मत कीजिए।
चलिए घर चले जाइए। उसके बेटे के ऐसे बात करने के कारण वो निराश होके वहाँ से उसके घर चले जाता है। अपने बेटे और बहू को उनकी तरफ ऐसे बर्ताव करते हुए देख और बिल्कुल भी गौरव से पेश आते हुए ना देख वो बूढ़े आदमी बहुत बुरा मानते थे। इतना हो जाने के बाद भी वो घर छोड़कर इसीलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनको बेटे पे बहुत प्यार था, इसीलिए वो सहते हुए वो गम में ही जी लेते थे। दूसरी तरफ रोहित को उसके बेटे रोशन से बहुत प्यार था। वो अपने बेटे को बहुत लाड करता था और जो भी उसको पसंद था वो हमेशा उसको देता था और उसका सारा खाली समय वो सिर्फ अपने बेटे से खेलते हुए बिताता था। एक दिन अचानक रोशन को बुखार आता है और जब रोहित को ये बात पता चलता है तो वो अपना दुकान, व्यापार सब छोड़कर घर जाके सिर्फ उसके बेटे के ख्याल रखने में लगे रहता है। वो दुकान ना जाकर सिर्फ घर पे रह के उसके बेटे का देखभाल करते हुए उसी के बारे में सोचते हुए दुख में ही बैठे रहता है। उसे ऐसे दुखी देख उसके पिता रोहित के पास जाकर ऐसे कहते हैं, बेटा रोहित, फिक्र मत करो, रोशन को बुखार आया है, वो ठीक हो जाएगा बेटा। पापा, आपको क्या पता, बुखार है, कम हो जाएगा, यही कहना है आपको, जैसे आपको सब कुछ पता है। ऐसे वो गुस्से में उसके पिता से बात करता है। हाँ, मैं तो अपने बेटे को ऐसे दुखी नहीं देख पा रहा था, इसीलिए उसके पास जाकर मैंने ऐसे कहा, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे कभी समझा ही नहीं, इसीलिए वो गुस्से में बात करता है हमेशा मुझसे। एक समय में मैंने भी अपने बेटे का ऐसे ही ख्याल रखा था, लेकिन अब तो मेरा बेटा मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। ऐसे सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है और उसके बेटे पे प्यार को अपने ही अंदर रख के वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन भी रोहित के बेटे का बुखार कम नहीं होता है और इसी कारण रोहित उसके बेटे को लेकर उसके घर के बाहर बैठ के उसको देख के दुखी होते रहता है। ऐसे जब बाप बेटे दोनों वहाँ पे बैठे थे, उनसे कुछ ही दूर में दीवार पे एक कौवा बैठा था। उसे देख वीरेंद्र ऐसे पूछता है, बेटा रोहित, वो दीवार पे क्या बैठा है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम बताओगे? पापा, वो कौवा है। बेटा, शायद वो कौवा नहीं है, ठीक से देखो। आपको तो दिखाई नहीं देता है, जब मैं कह रहा हूँ कि वो कौवा है तो आप मान क्यों नहीं लेते हो? एक और बार मत पूछेगा, वो कौवा ही है। ऐसे उसके गुस्से में जवाब देने के बावजूद उसके पिता फिर से पूछते हैं कि वो क्या है। पापा, आपको कितने बार बताऊं मैं, वो कौवा है, कौवा है, कौवा है। आपने अगर एक और बार पूछा तो अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे वो और गुस्से में जवाब देकर उठकर वहाँ से चले जाता है। उसके बेटे को वहाँ से उठ के चले जाते हुए देख वो और भी दुखी होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहित अपने बेटे को उठाकर खेलते हुए उसके घर के सामने रहता है और ठीक तभी उसके घर के दीवार पे एक कौवा आता है। पापा, पापा, वो दीवार पे क्या है? बेटा, उसको कौवा बुलाते हैं। पापा, पापा, वो क्या है, उसे क्या बुलाते हैं? बेटा, उसे कौवा बुलाते हैं। पापा, वो क्या है? बेटा, उसे कौवा बुलाते हैं। तुम भी उसे बुला सकते हो, चलो बुलाओ कौवे को तुम्हारे पास। ऐसे वो अपने बेटे को कौवे के बारे में सिखाते रहता है, लेकिन उसके बेटे को कुछ भी समझ न आने के कारण वो लगातार एक ही प्रश्न पूछता है कि वो क्या है और उसे क्या बुलाते हैं, और ऐसे 20 बार करता है। इतने बार पूछने के बावजूद रोहित उसे बहुत सब्र से समझाता है। उसे जरा सा भी गुस्सा नहीं आता है। पापा, फिर से बोलिए ना। बेटा, वो एक कौवा है। एक दिन जब मेरे पापा ने यही बात पूछी थी तो मैंने उन पर गुस्सा किया था और उन्होंने सिर्फ 3 बार पूछा था, और इसीलिए क्योंकि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन जब मेरे बेटे ने 20 बार भी पूछा तो मैंने उस पर जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया और बहुत सब्र से उसको सब कुछ समझाया। मेरे पापा ने भी मेरा इतना ही ख्याल रखा था बचपन में, लेकिन बड़े हो जाने के बाद मैं उनका ख्याल नहीं रख रहा हूँ। ऐसे सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है और ठीक तभी उसको घर के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती है। मेरी बीवी किससे बात कर रही है? ये सोचते हुए वो घर के अंदर जाता है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ, फिर भी आप इसी घर में रहते हो, कभी बाहर जाते ही नहीं हो। शर्म नाम की कुछ चीज भी है आपको? उसके बहू को ऐसे बात करते हुए चिल्लाते हुए देख वो कुछ नहीं कहते हैं और बस चुपचाप बैठे रहते हैं। सरला, मेरे पापा बूढ़े हैं, क्या बड़ों से ऐसे ही बात किया जाता है? उनका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, ये मत भूलो। और तुम पापा से ऐसी ऊंची आवाज में बात कर रही हो,
हाँ, क्या आप ही बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। कल जब हमारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो क्या वो भी हमसे ऐसे ही बात करेगा? सुन पाओगी उसकी ऐसी बातें? और वैसे वो अभी बच्चा है, उसके सामने अगर हम पापा से ऐसे ही बात करेंगे तो वो भला क्या सीखेगा? यही ना। इसीलिए आज से हमें ये सब बदलना होगा। तुम पापा से अच्छी तरीके से बात करोगी, उनको गौरव दोगी। आज से हम जैसा देखभाल हमारे बेटे के करते हैं वैसे ही पापा का भी करेंगे। ये वो उसकी बीवी को समझाता है। पापा, मुझे माफ कीजिए। जिंदगी में मेरे इस स्थान का कारण आप ही हो और मैंने आप ही को इतना दुख पहुंचाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पापा। ये कहते हुए वो उसके पापा के चरणों पे गिर जाता है। बेटा, तुम्हें बदलाव आ गया है, बस यही काफी है इस जिंदगी के लिए। मेरे बारे में ऐसा सोचकर दुखी मत हो बेटा, तुम बदल गए हो, मैं खुश हूँ। जी पापा, आइंदा मैं आपको कभी ऐसे दुख नहीं पहुंचाऊंगा और आपसे कठोर तरीके में नहीं बात करूंगा। आपका मैं बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। आपकी खुशी मेरी जिम्मेदारी। ऐसे ही तब से रोहित उसकी गलती का एहसास करके उसके पिता को उसके बेटे की तरह ही देखता है और रोहित के पिता भी इसी खुशी में जीते रहते हैं। और ऐसे रोहित को उसके गलती का एहसास होकर उसके दुकान में चिकन रोल्स, एग रोल्स बनाते हुए घर को भी संभालता है और ऐसे सभी खुश रहते हैं। एक गांव में प्रेमजी तिवारी नाम का एक बहुत ही बढ़िया बावर्ची रहा करता था। वो जिस गांव में रहता था उसी गांव के एक ढाबे में वो खाना पकाता और जिंदगी गुजारता। प्रेमजी तिवारी के माँ बाप तो नहीं थे, पर एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी करवाने के लिए और भाई को अच्छे से पढ़ाने के लिए वो बेचारा दिन रात कष्ट किया करता था। प्रेम जी के बनाए हुए सारे पकवान कई सालों से बच्चे, बूढ़े, गांव के बाकी सारे लोग बड़ा मजा लेके खाया करते थे। इसकी वजह से वो जिस ढाबे में काम करता था उस ढाबे का नाम अच्छा हुआ और कमाई भी बढ़ गई। एक दिन प्रेम जी के एक दोस्त ने प्रेम जी की बहन की शादी के लिए एक अच्छे से लड़के के बारे में बताया। ये सुनकर प्रेम जी ने सोचा ये शादी तो किसी भी तरह करवानी पड़ेगी, चाहे उधार लेना पड़े, पर बहन की शादी होनी चाहिए। इसलिए वो गांव के जमींदार के पास गया और सूद पर रुपए लेके उसने शादी करवा दी। अपनी बहन की शादी में प्रेम जी ने खुद अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाया था। सारे अतिथिगण खाना खा के मुग्ध हो गए। अरे वाह प्रेम जी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भैया, खाना तो तुमने बढ़िया पकाया है भाई। उसी शादी में लड़कों की तरफ से रामलाल नाम का एक आदमी आया था। खाना खा के उसे बहुत पसंद आया तो उसने कहा, प्रेम जी भाई, लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम लंदन आके मेरे रेस्टोरेंट में कुक के काम करोगे? ये सुनकर प्रेम जी भाई को याद आया कि उसके भाई को पढ़ाना है, उसका कुछ उधारी भी है। इन सबको छोड़ के लंदन जाना उसके लिए नामुमकिन था, तो उसने इस मौके को जाने दिया। दिन गुजरने लगे, उधार का भार बढ़ने लगा और पूरी तनख्वाह तो ब्याज भरने में निकल जाती थी। भाई को पढ़ाने के पैसे कम पड़ने लगे, घर चलाने में भी दिक्कत होने लगा। तो प्रेम जी भाई इन बातों को लेके मन कचोट के रह जाते थे। इस तरह महीने बीतने लगे, पर प्रेम जी भाई का आमदनी नहीं बढ़ रहा था। फिर एक दिन प्रेम जी भाई उदास बैठ के उपाय के बारे में सोच रहे थे। उसे लंदन से आए हुए रामलाल के बातें याद आए। अरे उसने तो मुझे रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया था, ये बात मैं कैसे भूल गया। ये सोचकर वो रामलाल से मिलने चला। अरे प्रेम जी, आप इस तरफ। आपने तो उस दिन कहा था ना कि लंदन में आपके रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी मुझे देने को तैयार है। अभी भी क्या वो नौकरी मुझे देंगे? अरे वाह, बढ़िया है, आखिर आपने मेरी बात मान ही ली। जरूर मौका मिलेगा। मैं एक हफ्ते में वहां जा रहा हूँ। मेरा बेटा आपके लंदन आने तक के सारे इंतजाम खुद देखेगा, ठीक है? फिर जब रामलाल वापस लंदन चले गए थे, रामलाल के बेटे ने प्रेम जी का लंदन जाने तक का पूरा इंतजाम 1 महीने के अंदर कर दिया। प्रेम जी ने उससे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ हम सब हैं ना। आप आराम से लंदन जाइए, वहाँ अच्छे से पैसे कमाइए और अपनी पूरी उधारी चुका लीजिए। अपने भाई को अच्छे से पढ़ाइए। अगले 10 दिन में लंदन जाने की आपकी फ्लाइट है।
उसने प्रेम जी को समझाया और उसे लंदन भेज दिया। प्रेम जी लंदन में स्थित रामलाल के इंडियन रेस्टोरेंट में अपना रसोइये का काम शुरू कर दिया। उसके खाना पकाने के तरीके, सब्जियों को काटने के तरीके, खाने को प्लेटिंग के वक्त गार्निश करने के तरीके, और सबसे बढ़िया बात यह थी जब उसका खाना पकता था पूरा रेस्टोरेंट खुशबूदार हो जाता। वो मन लगा के लजीज खाने बनाता रहा और कस्टमर खुश होते रहे। खाने से खुश होकर लोग उसे काफी पैसे टिप में देते थे। इससे प्रेम जी खुश होकर और बढ़िया पकवान बनाने लगा। इधर महीने का तनख्वाह मिलता था और टिप की ऊपरी पैसे होने के कारण उसका आमदनी बढ़ गया, और जितने भी पैसे वो कमाता था पूरे पैसे वो इंडिया भेज देता। फिर रामलाल के बेटे से बात करता और उनसे कहता कि उन पैसों से उसकी उधारी चुका दे और उसके भाई को बढ़िया सा कॉलेज वगैरह में भर्ती करके पढ़ाए। इस तरह 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में उसने कई बार पूछा कि मेरे भाई से फोन पर बात करवा दे, पर कोई ना कोई कारण बोलकर रामलाल के बेटे उसे टाल देता तो प्रेम जी को संदेह होने लगा। और फिर जब रामलाल अपने बेटे के साथ बात करते थे वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। एक दिन रामलाल से मिलने प्रेम जी जा ही रहे थे। उसने देखा रामलाल बहुत गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा है, तो वो छिप के सुनने लगा। 6 लाख रुपए है भाई, ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। प्रेम जी का हाथ का खाना बढ़िया है, इसलिए उसे मैं जो तनख्वाह देता हूँ और उसके टिप के पैसे मिलाकर हर महीने उन पैसों को मैंने बचा के रखने को कहा था, ना कि इसके बारे में प्रेम जी के भाई को बताने के बारे में। कोई ना कोई उपाय निकाल और मुझे वापस फोन कर। उनकी इन बातों को सुनकर वो तुरंत अपने घर गया। अपना पूरा सामान उसने समेट लिया और उसी वक्त वहां से निकल पड़ा। मैंने इन पे अंधविश्वास किया था और काम करने विदेश तक आ पहुंचा। 1 रुपए मेरा पैसा मैंने नहीं बचा, पूरा पैसा इनको सौंप दिया। पता नहीं उधर मेरे भाई और बहन किस हालत में हैं। पता नहीं मेरा सूद कितना बढ़ गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने कुकर्मों के लिए इन लोगों ने मुझे वहां से यहाँ तक ले आया। वो बेचारा रास्ते के किनारे बैठकर दुखी हो रहा था। हे भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ही कोई रास्ता निकाल दो भगवान। वो बेचारा कुछ देर वहीं पर भगवान का स्मरण करते बैठा। अचानक से नील रंग के धुआं के बीच में से श्री कृष्ण पधारे। उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। फिर वहीं पर उन्होंने एक फूड स्टॉल को अपने माया से बनवाया और आके प्रेम जी के पास बैठ गए। अंकल, क्या ये फूड स्टॉल आपका है? मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ पका के खिलाओगे? मैं पैसे भी दूंगा। वो आके प्रेम जी से बातें करने लगे, पर प्रेम जी को तो पता था वो फूड स्टॉल प्रेम जी का तो था ही नहीं। पर कहीं उस बालक को देखकर प्रेम जी को बिछड़ा हुआ अपना भाई याद आया। पता नहीं उसके मन में क्या हुआ। वो उठा और उस फूड स्टॉल की तरफ बढ़ गया। फिर वहां रखे हुए सारे चीजों को देख के सोचने लगा, इसके खाने के लिए क्या पकाऊं? प्रेम जी ने फिर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसने देखा खाने के कई चीज रखे हुए थे। अरे पता नहीं ये फूड स्टॉल है किसका? इतने सारे खाने की चीजों को यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए? वो सोच में पड़ गया। इस तरह अचंभित होकर वो सोच रहा था, वहां खाना खाने दूसरे कस्टमर भी आना शुरू हो गए। प्रेम जी ने उस बालक के लिए बड़े प्यार से खाना पकाया। फिर वो बालक को ढूंढने लगा और वो बालक उसे दिखा नहीं। और इधर वहां बैठे जो बाकी कस्टमर थे वो सारे फूड 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 कहकर प्रेम जी को पुकारने लगे, तो प्रेम जी उनके लिए खाना बनाने में मगन हो गए। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे ही प्रेम जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। इसके अलावा वो फूड स्टॉल मेरा है कहने वाला कोई आगे ही नहीं आया। तो प्रेम जी ने सोचा शायद ये भगवान की मर्जी है और उन्होंने ही उसे यहाँ भेजा है। वो अपना काम में व्यस्त हो गया। रामलाल को प्रेम जी के फूड स्टॉल के बारे में पता चला तो उसे रोकने वो खुद आ पहुंचे, पर उसे पता नहीं था ये स्वयं भगवान की देन है। वो उसे कहाँ रोक पाता। इतना ही नहीं, उसका खुद का धंधा ठप होने वाला था और उसका दिवालिया निकलने वाला था। फिर प्रेम जी ने अपने कमाए हुए पैसों को जमा किया और एक विदेशी के सहायता से उसने अपने भाई को लंदन बुला लिया।
वो अपने भाई को लंदन में पढ़ाने लगा, अपनी उधारी भी चुका दी और फिर अपनी जिंदगी को वो आराम से खाना पकाते हुए जीने लगा। प्रेम जी अगर रामलाल और उसके बेटे की बातें नहीं सुनता, पार्क में उस बालक की बात मानकर अगर वो फूड स्टॉल में नहीं जाता, तो शायद आज वो अपने भाई बहन के साथ इतनी खुशी खुशी जिंदगी नहीं बिता सकता। एक लंबे समय पहले एक गांव में विनोद और सावित्री नामक पति पत्नी रहते थे। उनके साकेत और प्रणवी नामक 2 बच्चे भी थे। विनोद एक छोटा नौकरी करता था। विनोद को पता था कि उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान और तेज है, इसीलिए उसे हर काम में बहुत प्रोत्साहित करता था। हर वक्त सिर्फ घर के काम करते हुए समय बिताने के बदले सारे काम जल्दी खत्म करके मैं रोज नए प्रकार के व्यंजन बनाने की कोशिश करूंगी। हाँ, तभी मैं एक ना एक दिन खुद का एक नाम कमा पाऊंगी। ऐसे हर रोज अखबार में, टीवी में अलग प्रकार के व्यंजनों को देख घर पे बनाने की कोशिश करती थी। एक दिन अखबार में मटका मटन बिरयानी का विधि पढ़ के उसके घर में सारे काम खत्म करके एक मटके को लेके उसे साफ करके मटन बिरयानी के लिए जरूरी सामग्री तैयार रख के मटन बिरयानी बनाती है। घर में मौजूद परिवार वालों को मटके में बिरयानी परोस के उसे स्वाद करने कहती है, ताकि वो ये जान सके कि उसका स्वाद कैसे है। उसके पति और बच्चे मटन बिरयानी का नाम सुनते ही उत्साहित होके खाना शुरू करते हैं। अखबार में जैसे दिया गया था वैसे ही बनाने पर मटन बिरयानी बहुत तीखा बनता है। माँ, मटन बिरयानी बहुत तीखा है, इसे खाना मुझसे नहीं होगा, ऐसे कह के चला जाता है और उसके पीछे ही प्रणवी और उसके पति विनोद भी चले जाते हैं। अपने परिवार वालों का उसके हाथ का बिरयानी ना खा पाना उसे बहुत निराश करती है। उसे दुखी देख उसके पति उसके पास आके कहते हैं, अरे सावित्री, क्यों दुखी हो? पहली ही बार में अगर इतना अच्छा आया तो अगली बार सोचो और कितना अच्छा आएगा। तुम निराश मत हो, एक और बार कोशिश करो, ऐसे उसके पति का कहना मानती है। मेरे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मटन बिरयानी वैसे भी अच्छे से बनाना आता है और इसीलिए मटके में भी अच्छा ही बनाऊंगी। कुछ दिन बाद सावित्री वापस मटके में मटन बिरयानी बनाती है। आज का मटन बिरयानी मैंने अखबार में दिए हुए विधि के प्रकार नहीं, बल्कि सभी सामग्री को सही मात्रा में डालकर बनाया है। ऐसे सोच के सभी को बुला के मटका मटन बिरयानी परोसती है। माँ, इस बार मटन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ माँ, बहुत ही स्वादिष्ट। सही में बहुत ही स्वादिष्ट है सावित्री, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हें तो एक होटल लगाना चाहिए। उसके पति के बातें सुनकर उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। मेरे पति के बातों के अनुसार ही अगर मैं एक होटल शुरू करूं तो घर के सारे काम करने के बाद वैसे भी मैं दिन भर खाली ही रहती हूँ। ये फैसला करके अपने पति के पास जाती है। सुनिए, आपकी बातों के बारे में मैंने बहुत सोचा है। मैंने फैसला किया है कि मैं एक होटल शुरू करूंगी। आजकल का कोई भी होटल वैसे भी मटके का बिरयानी नहीं बेच रहे हैं, इसीलिए मैं मटका बिरयानी बना के बेचना शुरू करूंगी। सावित्री, तुम सही बात कर रही हो। मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा कि मटके का बिरयानी भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम्हारे जितना अच्छा तो और कोई नहीं बना सकेगा। ऐसे वो एक होटल शुरू करने के लिए सभी तैयार करती है। एक होटल शुरू करती है। उस होटल को मटका मटन बिरयानी का बोर्ड लगा के बिरयानी बेचना शुरू करती है। जब वो मटका मटन बिरयानी बनाती है तो वो सुगंध उस तरफ से जाते हुए सबको आकर्षित करता है और मुड़ के देखने पर उन्हें वो बोर्ड दिखाई देती है, मटका में बना हुआ बिरयानी। मैंने तो ये कभी नहीं सुना। मटके में तो पानी भरते हैं ना, बिरयानी भी बनाते हैं क्या? पता नहीं यार, लेकिन सुगंध तो इतना अच्छा आ रहा है कि अभी खाने का मन कर रहा है।
ऐसे कह के उस होटल को जाते हैं। होटल को आए हुए ग्राहक को वो गर्मा गर्म बिरयानी देती रहती है। मटका मटन बिरयानी मतलब हमने कुछ और ही सोचा, और ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने भी इतना स्वादिष्ट बिरयानी अब तक नहीं खाया। हाँ यार, मटका मटन बिरयानी सच में बहुत स्वादिष्ट है। होटल को आए हुए सारे ग्राहक उसका अभिनंदन करते हैं। ऐसे सावित्री का शुरू किया मटका मटन बिरयानी होटल बहुत आगे बढ़ता है। उस गांव के जमींदार भी मटका मटन बिरयानी के बारे में सुनकर उनके घर में दावत के लिए वहीं से बिरयानी मंगवाते हैं। जमींदार की आज्ञा के प्रकार ही मटका मटन बिरयानी तैयार करके जमींदार के सेवक को देकर भिजवाती है। उस मटन बिरयानी को स्वाद करने के बाद उस दावत में सभी उसी बिरयानी के बारे में ही बात करते हैं। ऐसे उनका बनाया हुआ मटका मटन बिरयानी बहुत सारे गांव में इतना प्रसिद्ध होता है कि कोई भी दावत हो तो सभी सिर्फ वहां से मंगवाते हैं। ऐसे ही सावित्री उसके विचार के अनुसार खुद एक बहुत अच्छा नाम कमाती है और खुश रहती है। आज अगर मैं इतना बड़ा नाम कमा पाई हूँ तो वो सिर्फ मेरे पति के प्रोत्साहन की वजह से ही कर पाई हूँ। क्या हुआ सावित्री? बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत गहरी सोच में पड़ गई हो। आज अगर मैं इतनी खुश हूँ तो सिर्फ आप ही की वजह से। जब मैं निराश हुई तो आप ही ने मुझे प्रोत्साहित किया, आपने मुझे बहुत सहारा दिया। आज उसी की वजह से मैं इतना नाम कमा पाई हूँ। उसके बाद से विनोद अपना नौकरी छोड़ के होटल को संभालने लगता है। जो भी होटल से बिरयानी मंगवाता है उन्हें खुद मटन बिरयानी देता है, और ऐसे वो दोनों खुशी से जीते हैं।